अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप। हमारा लास्ट लेक्चर आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हमारे पास फोरकास्टिंग क्या होती है, फोरकास्टिंग टूल्स टेक्निक्स हमारे पास क्या होती हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा है, हम जो है अभी तक जो बात कर रहे हैं हम वही बात करें कि आपके पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी असेसमेंट किस तरह से की जाए और किस तरह से प्रॉपरली उसको मॉनिटर किया जाए ताकि आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकें अपने फर्म के लिए। हमारा जो नेक्स्ट सेशन आएगा हम ट्राई करेंगे कि हमारे नेक्स्ट सेशन में जो बात होगी, इसके बाद हमने दो हमारे लेक्चर्स हैं, इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल के साथ हमारे पास बात ख़त्म हो जाएगी और हम अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट उसकी जो असेसमेंट है उसको हम चलाना स्टार्ट कर देंगे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट असेसमेंट हमने देखी, हम कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे आपके पास इंटरनल इन्वायरमेंट असेसमेंट में। तो इंटरनली भी हम देखेंगे आपके पास किस असेसमेंट होती है और एक्सटर्नली तो हमने ऑलरेडी देखी कि हमारे पास किस तरह से है और हमारे पास प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो हमारा आज का लेक्चर है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमने अब तक जितनी भी बात की, फॉर एग्जांपल हमने पोर्टर के 5 मॉडल्स देखे, तो हमने डिफरेंट पैरामीटर्स देखे और हमने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, हमने लिस्ट बनाई कि हमारे पास जो है बाइंग पावर क्या चीज़ है, किस तरह से है, राइवलरी अमंग द कंपटीटर्स, हमने डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया, हमने एक लिस्ट की, सॉर्ट आउट की चीज़ें अपने कंपटीटर्स के हवाले से। तो हमारे पास एक लिस्ट आई। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारे पास है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर हम आज बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स की। एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से है, हमने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हमने एवेल्युएट करना है। बट इस सेशन के अंदर हम ये आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से उन तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है उनको आप जो हैं वो क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनको आप न्यूमेरिक वैल्यू में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास न्यूमेरिकली चीज़ें होती हैं, हमारे पास एक गाइडलाइन होती है, एक रेंज होती है। अगर हमारे पास 1 to 10 हमारे पास एक रैंकिंग है, 1 जो है वो लोएस्ट है, 10 जो हमारे पास है वो हाईएस्ट है और एक्सीलेंट ग्रेड है, तो हम इजीली ग्रेड कर सकते हैं कि 5 का मतलब हमारे पास जो है वो न्यूट्रल है, नॉट इन गुड कंडीशन, 6, 7, 8 हमारे पास गुड है, एक्सीलेंट है। तो हम चीज़ों को क्वांटिफाई कर सकते हैं, रेंज में ला सकते हैं। तो इस प्रोसेस में हम सब कुछ देखेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपने लास्ट के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने बात की थी आपके पास फोरकास्टिंग की, फोरकास्टिंग के टूल्स हमने देखे थे। हमने देखा था कि फोरकास्टिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोरकास्टिंग को इफेक्ट करते हैं। जी काइंडली बताइए, कुछ याद कीजिए, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को अपने रिवाइज कीजिए, अपने लास्ट लेक्चर को। किसी के जहन में है कि हमने बात की थी कि कुछ फैक्टर्स इस तरह के हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास फोरकास्टिंग को इफेक्ट करते हैं। आप उन फैक्टर्स को बता सकते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कुछ थोड़ा सा रिमाइंडर। चलो मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आपको। टेक्नोलॉजिकल चेंज, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी आपकी चेंज होगी तो आपके पास फोरकास्टिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। बैड इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन का बुरा होना, मुल्क के हालात का ठीक ना होना। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली एक फर्म स्टेबल नहीं है तो इकोनॉमिकली वो इंटरनली स्टेबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स उस वजह से भी आप फोरकास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ और आपके जहन में है तो काइंडली बताइए। एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट आपके पास रूल रेगुलेशन है, इंटरेस्ट रेट्स आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास इन्वायरमेंट का बदलना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकली आपका कंट्री स्टेबल नहीं है, फर्म स्टेबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स इस केस के अंदर फोरकास्ट करना प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास फोरकास्टिंग की 2 किस्में हैं। एक हमने कहा था हमारे पास क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग and secondly we discussed about the qualitative forecasting. In the quantitative forecasting we discussed about 3 methods. First of all we said about the econometrics models, secondly we called about the regression models, and thirdly we discussed about the different probability theories, whatever it is. So हमने बात की अपने econometrics model के अंदर का आपके पास जो टाइम सीरीज डाटा है, ठीक है, डिफरेंट टाइम सीरीज डाटा आपके पास होता है। अब वो जो टाइम सीरीज डाटा आपका वो सब्सिक्वेंट पॉइंट्स के ऊपर होता है। अब जो आपके पास सक्सेशन पॉइंट्स हैं डिफरेंट, उसमें हमारे पास मंथली डाटा भी हमारे पास हो सकता है, क्वार्टरली डाटा भी हमारे पास हो सकता है, ईयरली डाटा हो सकता है। चलिए आपका क्विज लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर से जो हमने लास्ट पढ़ा। एक बात मुझे बताइए कि क्या हमारे पास डाटा जो है वो हमारे पास डेली भी हो सकता है? 2 एग्जाम्पल मुझे दीजिए।
कोई भी 2 एग्जांपल मुझे आप दीजिए कि हमारे पास डेली डाटा जो है फोरकास्टिंग आपने करनी है और आपके पास डाटा जो है वो डेली है। अब वो डेली डाटा जो है कौन कौन सी फर्म से आपको मिल सकता है, ये कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जहां से डेली डाटा आपको मिल सकता है। देखें, एक तो आप देखें स्टॉक मार्केट, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट जो है उसका आपके पास डाटा जो आपके पास क्या होता है वो डेली डाटा आपके पास होता है, ठीक है। डेली स्टॉक मार्केट का अप डाउन आपके पास प्राइसेस शेयर्स की आपको मिल सकता है डाटा। सेकेंडली आप देखें चीज कि आपके पास स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास डिफरेंट ऐसी हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वो अपना जो क्लोजिंग है वो डेली के हिसाब से करती हैं। आज कितनी सेल्स हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, कितना लॉस हुआ, आप तमाम के तमाम देखें। तो ये 2 एग्जांपल्स आपके पास हैं, आप और भी एग्जांपल्स देखें, इंटरनेट ब्राउज करें, आपके पास चीज़ें सारी सारी आपके पास मिल जाएंगी। हमने टाइम सीरीज डाटा की बात की, हमने रिग्रेशन की बात की, रिग्रेशन हमारे पास किस तरह से हेल्प करती है, ठीक है। रिग्रेशन हमारे पास जो है वो किस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं, जो टाइम सीरीज पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा कंटिन्यूस नहीं, उनको आप किस तरह से लेकर चल सकते हैं। रिग्रेशन में हमने बात की। देन वी केम अक्रॉस द क्वालिटेटिव forecasting methods, qualitative forecasting methods. We discussed about the Delphi forecast. हमने पूरे का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया, ठीक। फिर हमने उसके बाद बात की, आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस था। फिर हमने सिनेरियो राइटिंग की बात की। डेल्फी का प्रोसेस आप में से कौन मुझसे शेयर करना चाहेगा कि डेल्फी का प्रोसेस क्या होता है? आप में से कोई बंदा बताएगा डेल्फी हमारे पास क्या है, किस तरह से होती है। चलें स्टेप्स बना लें। इस तरह करते हैं हम कि हम डेल्फी के 4 स्टेप्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्विज नहीं है, आप डेल्फी के मेथड लिखें और उसे आप 4 स्टेप्स में लिखें और देखिएगा कि डेल्फी की जो मेथड है वो सिस्टमेटिक होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। चलें हम उसका फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चनर। जो भी प्रॉब्लम है, न्यू आइडिया है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चनर बनाएंगे। वो क्वेश्चन जो कि आपने अपने पैनलिस्ट से कहने हैं, ठीक है, वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन बनाएं। सेकंड आप ये करें कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैनल्स, ठीक है, एनोनिमस टू ईच अदर। पैनल मेंबर एक दूसरे के बारे में उनको पता ना हो कि वो इसी पैनल के लिए काम कर रहे हैं। थर्डली क्या करें, सर्कुलेट द क्वेश्चनर, गेट द डाटा, टेबुलेट इट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एंड देन अगेन शेयर विद ऑल द पैनल मेंबर्स। उनको पैनल मेंबर से आप क्या करें, उनको दोबारा शेयर करें। अब इसके बाद क्या होगा, अगर वो पैनल मेंबर अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करता है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर वो उससे एग्री है, जो उसके पास नई इन्फॉर्मेशन आई तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं एग्री तो ऑलरेडी अपना को नया ओपिनियन देगा। इस तरह हमारे पास जो है अगेन डाटा आएगा, टेबुलेट होगा, अगेन सर्कुलेट एट द एंड। ये मेथड तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास एक कंसेंसस नहीं आता किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी डाटा का। तो जब आपके पास कंसेंसस पे आ जाएं तो ऑफ कोर्स आप उसके बाद जो है उनकी जो भी सजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, उनको आप जो है अपने इंफॉर्मेशंस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन के अंदर उनको आप इनकॉर्पोरेट करके आगे उनको आप चला सकते हैं, ठीक। ये हमारे पास डेल्फी अप्रोच थी। सिनेरियो राइटिंग अप्रोच के अंदर आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट सिनेरियोज बनाते हैं, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ एजम्पशंस देते हैं, उसके मुताबिक आप डिफरेंट सिनेरियोज बनाते हैं। थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है आप उस सिनेरियोज को असेस करते हैं और एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं वो किस तरह से एक अच्छी तरह से आपके पास प्रॉपरली जो है वो आपको अल्टरनेटिव्स देते हैं। जब आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे, डिफरेंट लिस्ट ऑफ असम्पशंस होंगी, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो जो सिनेरियोज हैं वो इन एक्चुअली आपके पास क्या होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे आपके पास डिसीजन लेने के, कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। आप इनमें से देखेंगे कि कौन सा डिसीजन जो है वो मोस्ट सूटेबल है किसके लिए, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए, या कौन सी चीज ऐसी है जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट है, या वट एवर इट इज, लुक एट द सिचुएशन एट योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके मुताबिक आप अपना डिसीजन जो है उसको प्रॉपरली आप जो है ले सकते हैं और चल सकते हैं। तो हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात की। जो हमारा आज का लेक्चर है वो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूएशन मैट्रिक्स, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज this is the way that you can quantify your external factors and you can look कि हमारे पास किस तरह से ये फैक्टर्स आपको इफेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से इनको हम जो है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूएशन मेथड हम इसको देखते हैं, is a strategic management tool often used for assessment of the current business condition। हमने पोर्टर मॉडल को कहा था, तो हमारे पास करंट
जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उसको जो है वो फोरकास्ट करता है, उसको हमारे पास देखता था। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस का एक टूल है। जो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स है, ये आपके पास बिजनेस को असेस करता है और बिजनेस की जो करंट पोजीशन है उसको असेस करता है। आप अगर बिजनेस के अंदर हैं और आप बिजनेस के अंदर देखना चाहते हैं कि करंटली जो है आपकी स्टेटस क्या है, ठीक है, या करंटली आप ये कहें कि आपके पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपके पास करंटली किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को, आपको किस तरह से वो इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको जो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स है इसको आप यूज करते हुए आप अपने बिजनेस की, ठीक है, आपके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट है उसको आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस की करंट पोजीशन को आप जो है वो असेस कर सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स इज अ गुड टूल टू विजुअलाइज एंड प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंस एंड थ्रेट्स दैट आर बीइंग फेस्ड इन बिजनेस, दैट आवर बिजनेस इज फेसिंग। एक्चुअली आप ये चीज देखते हैं कि आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपके पास है, आपके पास इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। अब जो आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके आपके पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होती हैं। तो अब इस केस के अंदर आप क्या करते हैं कि आप डिवाइड करते हैं, अपने पास जो मैट्रिक्स आपके पास बनेंगी, फर्स्ट चीज के आपके पास वो क्वांटिफाई होगी। एनीथिंग विच इज क्वांटिफाइबल इट्स मीन दैट यू कैन ड्रॉ ग्राफ्स, आप ग्राफिकली जो है उस चीज को क्या कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन आपके पास क्या पॉसिबल है, आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। जो हमारे पास तीसरी चीज है कि आप अपने बिजनेस की करंट कंडीशन को जो है वो न्यूमेरिकली जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं और अपना डिसीजन जो है उसे आप ले सकते हैं। अब आपके पास जो बिजनेस आएगा, बिजनेस जिसमें भी आप बिजनेस में हैं वो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके पास दो हैं। पहली चीज हमारे पास है आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके पास आउटसाइड में है। दूसरी चीज आपके पास क्या है, थ्रेट्स है। हमने शॉर्ट एनालिसिस में बात की थी कि हमारे पास चार चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दैट आर द इंटरनल फैक्टर्स एंड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज, जी बताइए, अपॉर्चुनिटीज एंड द सेकंड वन इज थ्रेट्स। जी हाँ, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जबकि हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से आपके पास, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब आपने क्या किया कि आपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की आपने एक लिस्ट बनाई, इनको आपने आइडेंटिफाई किया एंड नाउ यू आर गोइंग टू मेक योर एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स। जो भी आपके पास एक एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स है, ये हेल्पफुल कहाँ पर है और ये किस किस चीज को एवेल्युएट करता है। जैसे हमने बात की कि हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स जो है इट्स अ सोर्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट and you are going to quantify these opportunities and threats and then you are giving results to the board of directors and whoever are the decision makers. एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके पास यहाँ पर है, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमने यहाँ पे समराइज किया है, एवेल्युएट किया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं और आपको थ्रेट्स भी दे सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का सोर्स भी बन सकती हैं और आपके पास थ्रेट्स भी बन सकते हैं। अगर एक कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल है और स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली आप प्रॉस्पेरस हैं, तो आपके पास क्या होगा कि जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपके पास है, दिस लीड्स टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी। नई गवर्नमेंट आपके पास आई, उसने अच्छे रूल रेगुलेशन आपके पास लगाए और उससे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है आया, एफडीआई आपके पास, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास कंट्री में बढ़ी एंड इट जनरेटेड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो जो अपॉर्चुनिटीज थी वो हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन से आई। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आ रही, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम होंगी एंड देयर आर लॉट ऑफ थ्रेट्स टुवर्ड्स योर बिजनेस। तो हमारे पास सोशल जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का सोर्स बनती हैं। कल्चरल एलिमेंट्स आपके पास है, वो भी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का सोर्स बन सकते हैं। इससे आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, डेमोग्राफिक के अंदर आपके पास जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें आती हैं। एज ग्रुप्स आपके पास आते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है, उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, पैटर्न्स ऑफ द लिविंग, लाइफ स्टैंडर्ड्स, हर एक चीज़ मुख्तलिफ होती है डिपेंड ऑन द एज फैक्टर्स। इनकम लेवल आपका वो इफेक्ट करता है आपको, ठीक है, कम होता है ज़्यादा होता है इनकम लेवल आपका जो है वो मतलब प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है या आपके लिए एक सोर्स बन सकता है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी एज, आपकी एजुकेशन,
बहुत से फैक्टर्स है डेमोग्राफिक जो कि आपके पास, इंडस्ट्रियल एंड एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन जिसे कंसिडर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके पास हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डिसीजंस आपके पास जो हैं, ठीक है, वो आपके पास जो है वो सोर्स बनते हैं अपॉर्चुनिटीज का और थ्रेट्स का भी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो आपका रूल रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो आपका लीगल एक डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट्स हैं, वो आपके पास तमाम की तमाम आपके पास गवर्नमेंट एंड से आपके पास आती हैं। देन वी हैव अ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सारे के सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस बिजनेस में हैं, उस लिहाज से फैक्टर्स आपके वेरी करेंगे। हमारे पास कोई एक स्मूथ डेडलाइन या गाइडलाइन ऐसी नहीं है हमारे पास कि ये फैक्टर्स जो हैं ये इस इंडस्ट्री के लिए हैं, ये फैक्टर्स जो हैं इस इंडस्ट्री के लिए। इट ऑल डिपेंड ऑन द इंटरनल स्ट्रेटजीज कि क्या आपने स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी के लिए आपको कौन से फैक्टर्स चाहिए, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जिस बिजनेस के अंदर है उस बिजनेस के लिहाज से आपके पास पॉलिटिकल सूटेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आप फर्टिलाइजर्स के बिजनेस में और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वहाँ ऑलरेडी सब्सिडी अवेलेबल है आपके पास, किसके लिए, इन तमाम आपके जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए। तो उस केस में तो आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं आपके पास, फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर बिजनेस चीजें जो है वो वेरी करती हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपके पास थ्रेट्स का सोर्स भी बन सकते हैं और अपॉर्चुनिटी का सोर्स भी बन सकते हैं। कम्पिटिटिव, हमारे पास जो कंपटीशन आपके पास है, जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज का सोर्स भी बनता है और आपके पास थ्रेट का सोर्स भी बनता है। हम नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ी देखते हैं हमारे पास। द एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स इज सिमिलर टू द इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स। एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को जो है वो कवर करता है। इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स वी शुड स्टडी इन आवर इनकमिंग लेक्चर्स इन द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। इंटरनल जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हम असेसमेंट करेंगे उसके अंदर हम जैसे देखेंगे, हम जैसे पढ़ेंगे हमारे पास ये क्या चीज़ है, ठीक है, कि हम इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम एवेल्युएट करते हैं, उनको हम क्वांटिफाई करते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स एंड द इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ द फैक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द मॉडल। ऑफ कोर्स इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स में हम कंसिडर करते हैं आपके पास इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड इंटरनल वीकनेसेस। अगेन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस, इंटरनल स्ट्रेंथ और इंटरनल वीकनेसेस जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, वो वेरी करेंगी, वो डिफरेंट होंगी। सेम कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टाइप, दे आर डिफरेंट। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो थ्रेट्स हैं, वो आपके पास क्या होंगी, वो आपके पास मुख्तलिफ होंगी, वो आपके पास डिफरेंट होंगी। While the internal factor evaluation matrix deal with the internal factors and external factor evaluation matrix is solely concerned with the external factors, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हम कहाँ से लेंगे, दीज आर द थिंग्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, you have a social factors, you have cultural factors, similarly you have to consider your demographics, your environmental, your political and governmental, technological and competitiveness। अब ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जहां से आप अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट जो कि आपके पास इंटरनल फैक्टर्स का सोर्स हो। इकोनॉमिक्स कंडीशन वैल्यूज वो आपके कंट्रोल में नहीं है, सोशल आपके कंट्रोल में नहीं है, कल्चरल पर्सपेक्टिव्स आपके पास हैं, कंट्रोल में नहीं है। ईच एंड एवरी कंट्री हैव द डिफरेंट कल्चर्स और उनका डिफरेंट सेटअप हैं, डिफरेंट स्कोप्स हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली यू हैव अ डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स जो हैं वो वेरी करती हैं एंड दे आर द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द सोशल वैल्यूज, ऑन द कल्चरल वैल्यूज। एनवायरमेंटल भी हमारे पास कंट्रोल में नहीं है, पॉलिटिकल। सो ऑल दीज एलिमेंट्स दे आर द एक्सटर्नल एलिमेंट्स। इंटरनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, वी शुड डिस्कस लेटर इन द इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स कि वो हमारे पास किस तरह से हैं, किस तरह हम लेके चलते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम अभी जो हमारा करंट लेक्चर है वो हम यही बात करें कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स है उसके अंदर आपने एक्सटर्नल जो है वो चीज़ें देखनी है और आपने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं उनको आपने किस तरह से लेकर चलना है और किस तरह से हम उनको साथ लेकर जाएंगे और किस तरह से हम उनसे चलेंगे। तो हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम क्वांटिफाई करने जा रहे हैं, उसके लिए आप 5 स्टेप्स हैं, इनको आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके पास नहीं होंगे और फिर आपको ये काम आएगी क्योंकि नेक्स्ट में आपने डिजाइन करनी है आपके पास प्रॉपर, आपके पास जो भी आपके पास एक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि आप लिस्ट की फैक्टर्स, इसके अंदर आपके पास 2 पोर्शन है,
फैक्टर्स की जो आपके पास फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपॉर्चुनिटीज हैं, सेकंड आपके पास क्या है, थ्रेट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप लिखें कि आपके पास यही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सेकेंडली आप क्या बनाएं, आप लिस्ट बनाएं कि आपके पास जो थ्रेट्स हैं वो आपके पास जो है क्या है, ठीक है। उन थ्रेट्स को आप क्या करें, प्रॉपरली आप करें। अब आपके पास जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी आपके पास 10 से 20 आपके पास हो, थ्रेट्स हो 10 से 20 अपॉर्चुनिटीज आप लिखें। अब एक दफ़ा आपने जब अपनी प्रॉपर लिस्ट बना ली कि ये आपके पास एक्सटर्नल जो है वो थ्रेट्स हैं, ये आपके पास क्या एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स आपने जो एक्सटर्नल थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनको लिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। आप अपनी इंडस्ट्री को देखते हुए उन फैक्टर्स को देखेंगे, जनरली आपने नहीं देखना, आपने अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक उन चीज़ों को देखना है कि ये वाले अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मेरी इंडस्ट्री की जो है मेरे स्कोप में आता है, मेरी इंडस्ट्री के स्कोप में आता है और मैं इसको इजीली जो हूँ कैप्चर कर सकता हूँ। इस तरह आपके पास जो सेकंड आपके पास है वो आपके पास है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, आप उनको 20 आप लें। जब आप 20 इन लिस्ट कर लें या 30 40 जितनी भी आप लिखना चाहते हैं, जितनी भी हैं उनको आप लिखें, फिर आप उनकी प्रायोरिटी सेट करें, ठीक है। उनकी आप प्रायोरिटी सेट करें कि पहले सबसे पहले ये वाली थ्रेट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, बल्कि आप इसे कहें कि आप उसको उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक क्या करें, उसको आप उसकी जो प्रायोरिटी है वो आप सेट करें। अच्छा, हमारे पास लिस्ट आ गई। अब हमने इस लिस्ट को क्या किया कि हमने देखा कि हमारे पास इन 40 के अंदर से हमने क्या किया कि ये वाली जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेड फॉर आवर इंडस्ट्री। आपने उस थ्रेड को लिखा, ठीक है, नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 मीन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड आपने लिखा, थर्ड आपने लिखा, फोर्थ आपने लिखा अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस फॉर योर इंडस्ट्री के वो थ्रेट है और आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट थ्रेट है। आपने वो तमाम थ्रेट्स क्या किए, उनको आपने इनलिस्ट कर लिया। देन आपने क्या किया कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली, अपॉर्चुनिटीज़ को आपने इनलिस्ट किया और फिर आपने उनको अगेन जो है उसकी आपने प्रायोरिटी सेट करनी शुरू कर दी। और वो अपॉर्चुनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उस इम्पॉर्टेंट के हिसाब से, उस इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप क्या करते हैं कि अपना आप एडजस्ट करते हैं सारे का सारा कि वो इम्पॉर्टेंट है और इस इम्पॉर्टेंस की वजह से आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको नंबर 1 दे रहे हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी नंबर 1, ओके जी। इस तरह नीचे गुड, वेरी गुड, इस आप आए हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज को आप लिखें। 10 से 20 तक आप क्या करें, अपनी पास के थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज की अपनी आप लिस्ट जो है उनको आप बनाएं। इसके बाद आप क्या करें कि असाइन वेट टू ईच फ्रॉम 0 to 1.0, सम ऑफ ऑल द वेट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। आपके पास रेंज है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 10 जो है वो आपने क्या किए, आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 करेंगे तो आपके पास 0.1, 0 से आप स्टार्ट करें, 0 से 10 तक किसी को आप 0.1 दें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप 0.4 दे दें, जो उसके बाद है उसके 0.1 दे दें। जिस तरह से आप समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बट आप जितने भी एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या करें, उनको आप करें 1.0। आप मुनासिब है कि आप साथ साथ अपने कोई बिजनेस लें, फॉर एग्जाम्पल जो भी आप बिजनेस लेना चाहते हैं, गारमेंट्स का लें, कुछ भी करें, आप अपने पास 5 जो हैं वो क्या करें कि 5 अपॉर्चुनिटीज नोट डाउन करें और 5 थ्रेट्स जो हैं वो लिखें। चलिए शाबाश, आप लोग अपने जो भी एक हैं कलम पेंसिल अपनी लें और प्रॉपरली इनको लिस्ट करें। कोई भी आप सेक्टर ले लें, 5 अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट में लिखें, ठीक है जी। मार्केट शेयर बढ़ेगा, सेल्स परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ये हमारे पास जो भी है आपने लिस्ट बनानी है 5-5 की, और फिर उसके आगे आपको उसको अपने वेट असाइन करना है हर एक अपॉर्चुनिटी को। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पहले लिखें, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह से अपनी जो प्रायोरिटी सेट करें, आप इनको नंबर दें फ्रॉम 0 से 1 तक, ठीक है। 0 से 1 आपके पास जो है वो मैक्सिमम है कि आप तमाम का सम करें तो इज इक्वल टू 1। इस तरह नहीं होगा कि आखिर में आपके पास आंसर 0.8 आ रहा है, 0.7 आ रहा है, 0.7, 0.95, इस तरह से नहीं। आपने इस तरह से स्कोरिंग करनी है, इस तरह से आपने जो वेट है वो असाइन करना है कि आपके पास जो एंड है तमाम का जो सम है वो इक्वल टू 1 आए। वेट असाइन करने के बाद आपने करना है असाइन रेटिंग टू ईच एलिमेंट फ्रॉम करंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन टू रिस्पॉन्सेज टू द फैक्टर।
आपके पास जो अब ये रेटिंग आप कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं 1 to 4 रेटिंग, ये किस बेस पर हो रही है? फ्रॉम करंट स्ट्रेटजीज रिस्पॉन्स टू द फैक्टर। जो फर्म की जो करंट स्ट्रेटजीज जो हैं, जो आपके पास करंटली आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई हैं जो कि आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एड्रेस कर रही हैं, आपके पास जो ये फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे? आपके पास के सारे उसको एड्रेस कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी अपॉर्चुनिटी नंबर 1 थी, तो फर्म की जो स्ट्रेटजीज हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को एड्रेस कर रही हैं, तो उसको आप सबसे ज्यादा क्या करें? उसको आप रेट करें। फॉर एग्जांपल 4 रेट कर दें, 3.3 रेट कर दें। ठीक है, जो लीस्ट है कि फर्म ये अपॉर्चुनिटी है बट फर्म की स्ट्रेटजीज जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसको आप क्या करें? उसको आप रेट कर दें क्या? 1। तो आपके पास फर्म करंट स्ट्रेटजीज रिस्पॉन्ड टू द फैक्टर्स, ये आपके पास कहलाएगी उसकी रेटिंग। फिर आप क्या करें कि हमने लास्ट में हमने क्या किया था कि हमने वेट असाइन किए थे हर अपॉर्चुनिटी को और हर थ्रेट को। यहां पर हमने क्या किया कि यहां पर हमने उसके आगे उसकी जो है वो रेटिंग दे दी कि अगर वो करंट की जो फर्म की जो करंट पॉलिसीज हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज या उन थ्रेट्स को एड्रेस कर रही हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको प्रॉपरली जो है वो नोट डाउन करते हैं, उसको फिर आप रेट करते हैं 1 से लेकर 4 तक। आप इसको 4 को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, 3 को बार बार लिख सकते हैं, 1 को बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई सम स्कोर नहीं आ रहा कि हमारे पास सम तमाम रेटिंग का सम करे तो हमारे पास ये आना चाहिए, नहीं, आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। जबकि जो आपके पास लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द वेट्स इज इक्वल टू 1.0। यहाँ पर हमारे पास जो थी वो जो हमारे पास थी 1.0 के, यहाँ पर हमारे पास जो थी कंडीशन हमारे पास जो थी 1.0 को हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे पास है। जबकि जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे हमने कहा असाइन रेट फ्रॉम 1 to 4 टू ईच। यहाँ पर हमने असाइन करने को कहा है, ईच फैक्टर को रेट करने का है, लेकिन हमने यहाँ पे कोई टोटल स्कोर नहीं दिया। मतलब कि आप तमाम के तमाम एलिमेंट्स को अगर आप समझते हैं कि आपकी जो फर्म की स्ट्रेटजीज है उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो आप तमाम एलिमेंट्स को जो है वो 4 जो है क्या कर सकते हैं? उसे आप 4 जो है वो दे सकते हैं, उसे आप 4 का जो है तमाम को 4 रेट कर सकते हैं, 3 रेट कर सकते हैं तमाम को। देन द 4th स्टेप इज मल्टीप्लाई ईच फैक्टर्स वेट बाय इट्स रेटिंग। आपके पास फॉर एग्जांपल जो आपके पास रेट था वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास था 0.3। ठीक है, उसे आप क्या करेंगे? उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? आपके पास वेट फॉर एग्जांपल आपके पास कितना था? आपके पास मतलब था 4। तो यहां पर आपने हर फैक्टर को आपने क्या किया कि आपने हर फैक्टर क्या किया? उसको आपने मतलब कि रेट किया। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4 इट्स 0.12। ये हमारे पास एक चीज हमारे पास जो है ये हमारे पास आ गई। ठीक है, जिसको आपने प्रॉपरली एड्रेस किया, इसको आपने प्रॉपरली देखा। तो इस तरह आप क्या करें कि आप अपने तमाम के तमाम जो भी आपके पास स्कोर आया था, जो भी आपने जो वेट असाइन किए हैं, उसके बाद आपने जो उसको वेट दिया, फिर आपने उसकी रेटिंग की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और पूरी की पूरी आप जो है वो एक लिस्ट जो है अपनी वो आप ड्राइव करें। यहां पर आपने क्या किया? नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप है वो हमारे पास सम द वेटेड स्कोर ऑफ ईच, डिटरमिन द टोटल वेटेड स्कोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपको तमाम वेटेड स्कोर थे इनको आप क्या करें? इनको आप सम कर लें। ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल वेट स्कोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज 4 एंड द लोएस्ट इज 1.4। एवरेज हमारे पास कितनी बनती है इसकी? वो 2.5। अगर हमारे पास हाईएस्ट स्कोर आए आपका तो आपके पास कितना आना चाहिए? वो 4 आना चाहिए। ठीक है, कि आपने तमाम वेटेड स्कोर जो थे यहाँ पर जो आपने स्टेप किया 0.12, इस तरह हर एक एलिमेंट का आएगा आते 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 आते, ये तमाम को आप सम करें तो सम आपके पास कितना आना चाहिए? वो 4 आना चाहिए। जरूरी नहीं है 4 आए, बट 4 मैक्सिमम आए, मैक्सिमम 4 आना चाहिए। मिनिमम आपके पास कितना आना चाहिए? 1.0 आना चाहिए। 1.0 से नीचे आया मतलब गलत, 4 से ऊपर गए तब भी हमारे पास क्या हुआ? आपके पास जो मेथड के अंदर कोई है गलत है और आपने कहीं कोई मिस्टेक की हुई है। 1 से नीचे आए तब भी आपके पास क्या हो? गलत है। अगर आपके पास एवरेज आती है तो एवरेज आपके पास 2.5 आएगी। ऑफ कोर्स 1 से लेके 4 तक हमारे पास एवरेज 2.5, ये एक स्टेप है, इसका हमारे पास रिक्वायरमेंट है। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास एग्जाम्पल है। गुड, हमारे पास जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देखें। हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ली यूनिलीवर की। आप देखें कि आपने अपॉर्चुनिटीज ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 अपॉर्चुनिटीज ली हैं, 5 मैंने जो है वो थ्रेड्स ली हैं। देन हमारे पास जो है वो टोटल है एक, जो हम स्कोर टोटल कर रहे हैं।
अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने जो है हर जो अपॉर्चुनिटी थी इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने वेट असाइन किया। फॉर एग्जांपल ग्लोबल मार्केट अनटैप्ड, ठीक है, इसको मैंने वेट दिया, ठीक है, 0.15। अब ये मेरे लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी की रेटिंग है। जो मैंने इसे रेट दिया वो हमारे पास क्या था, 1 दिया, कि जो करंट फॉर्म की स्ट्रेटजीज हैं वेदर वो उसको सपोर्ट कर रही हैं या उसको सपोर्ट नहीं कर रही। जो हमने वेटेड स्कोर निकाला, हमने 1.15 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 1 के साथ, तो आपके पास स्कोर आया 0.15। फिर हमने सेकेंड फैक्टर लिया 0.05 को हमने मल्टीप्लाई किया आपके 3 के साथ। यहाँ पर देखिए हमने इंक्रीज डिमांड, इसको हमने रेट ज्यादा दिया। अब आप बेहतर जानते हैं कि आप किस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, और जो आपके पास फर्म की करंट स्ट्रेटजीज हैं वेदर वो मतलब कि इसको फॉर एग्जांपल यूनिलीवर एक बिजनेस के अंदर है और उनकी जो मार्केट की डिमांड है वो आपके पास क्या कर रही है, आपके पास बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिमांड आपके पास क्या हो रही है, वो ज्यादा हो रही है। जब आपके पास डिमांड किसी चीज की बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो रेट है वो आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3 इट्स अगेन 0.15। हमारे पास इंटरनेट ग्रोथ है, लीडर इन द डिस्काउंट मार्केट, इसको उन्होंने 4 जो है वो रेट दिया हुआ है कि ऑफ कोर्स दे वांट टू बिकम मार्केट लीडर, और मार्केट का लीडर बनने के लिए इनकी स्ट्रेटजीज हैं और ये अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली इनको जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने देखे हमारे पास वेट 0.15 दिया, बट इन्होंने जो रेट दिया वो दिया 4, और जो उनका वेटेड एवरेज था वो हमारे पास कितना बना, 0.60। यहाँ पर देखेंगे आपके पास 0.60 इनका जो है हमारे पास टोटल जो है स्कोर यहाँ पर बना। सोशल प्रेशर टू क्विट स्मोकिंग, अगर इनका कोई स्मोकिंग का प्रोडक्ट है तो उसको आप देखें तो हमारे पास, आप देखें तो आपके पास स्कोर कितना बनता है, 0.3 बनता है। इस तरह आप थ्रेट्स को देखें, थ्रेट्स को आपने वेट दिए, उनको आपने रेट डिफरेंट असाइन किए, और उन रेट्स के साथ आपने क्या किया कि अपना वेटेड स्कोर जो है उसको आपने जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर जो आपके पास टोटल एक स्कोर आपके पास आया वो आपके पास आया 2.0। तो वेट आप देखें, वेट आपके पास जो है टोटल, यहाँ पर आप वेट देखें, जो वेट आपके पास है टोटल जो वेट आपने कैलकुलेट की और ये वेट का जो सम हमारे पास कितना, इक्वल टू 1। इसको आपने हर हाल में, हर सूरत में ये 1 आना चाहिए। ये जो आपने वेट्स असाइन करने हैं ये आपने वेट्स इस तरह से असाइन करने हैं कि आपके पास जो एंड है वो आपके पास क्या आए, वो आपके पास 1 आए, ठीक है। फाइनल जो आपका वेट है उसको 1 आना चाहिए। जो आपके पास रेटिंग है डिफरेंट, ठीक है, इस रेटिंग को आप जो है क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक है, और ये जो 4 आपके पास जो रेट है ये आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास हाईएस्ट रेट है 1 से लेकर 4 तक। आप 5 रेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप 0 रेट नहीं कर सकते। रेटिंग का जो सबसे हाईएस्ट है जिसको आप रेट करना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि ये जो स्पेसिफिकली ये जो हमने अपॉर्चुनिटी, हमने थ्रेड आइडेंटिफाई की है, इसको जो फर्म है वो जो एड्रेस कर रही है उसको आप 4 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास टोटल जो है सम, यहाँ पर आपके पास सम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो किसी भी स्ट्रेटजी को कोई भी नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें 1 1 2 दफा 1 है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक दफा 1 दिया तो अब दोबारा 1 नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 है, 3 है, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो आप जो है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी जो आप नंबर देंगे वो मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर एक आउटकम देगा विच इज कॉल्ड द वेटेड स्कोर। अब ये नंबर इस तरह से आपके पास एडजस्ट हो यहाँ पर कि जो इसकी आउटकम है, यहाँ पर जो आउटकम आई हमारे पास आई 2.0, मॉडरेट से भी ज्यादा नीचे है हमारे पास, ठीक है। तो 4.0 यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो है वो एवरेज स्कोर यहाँ पर है, आपने लास्ट स्लाइड देखे तो हमारे पास जो एवरेज था हमारे पास वो 2.5 स्कोर है। जो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर इसका स्कोर जो है वो 2.10 है। तो मतलब ये हुआ कि जो इनका एवरेज स्कोर है वो हमारे जो 2.10 है वो एवरेज स्कोर से भी नीचे है, लो है। तो यहाँ पर आपके पास 2.10 है, जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारे पास है वो हमारे पास है 4, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, हम इस एनालिसिस को इंटरप्रेट करें अगर हमारे पास तो टोटल वेटेड स्कोर ऑफ 4 इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स इज आउटस्टैंडिंग टू द थ्रेट्स एंड वीकनेसेस। अगर हमारे पास जो आपके पास आउटकम का वेटेड स्कोर है वो यहाँ पर 4 आता है, तो इसको इंटरप्रेट हम किस तरह से करेंगे कि जो आपके पास मार्केट की जो सिचुएशन है, जो आपके पास मार्केट के अंदर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वो रिस्पॉन्स कर रही है किसको, थ्रेट्स को और वीकनेसेस को इन वेरी आउटस्टैंडिंग वे, बिकॉज 4 इज द बेस्ट स्कोर। 4 हमारे पास जो है वो आउटस्टैंडिंग स्कोर है, ठीक है, एक्सीलेंट स्कोर के अंदर हमारे पास ये लाया करता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपकी थ्रेट्स और वीकनेसेस को अच्छे तरीके से जो है वो आंसर कर रही हैं और रिस्पॉन्स कर रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फर्म है आपकी वो मतलब कि एक अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको मॉनिटर कर रही है और उनको आंसर भी कर रही है। अगर आपके पास टोटल स्कोर है हमारे पास 1, इस केस के अंदर हमारे पास है कि फर्म स्ट्रेटजीज नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज और अवॉइडिंग थ्रेट्स। आपकी जो फर्म है वो अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज नहीं कर रही, कैपिटलाइजेशन मीन के प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही, उन अपॉर्चुनिटीज को जो है वो प्रॉपर मॉनिटर करके टारगेट करके उससे जो बेनिफिट है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं उठा रही। अब आपने देखा कि आपने जो है क्वांटिफाई किया, आपने जो थ्रेट्स हैं उनको आपने लिया, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आपने लिया, उनको आपने जो है वेट्स असाइन किए, उनकी आपने रेटिंग की, वेटेड जो स्कोर्स थे उनको आपने लिया और उनके बेस पे आपने क्वांटिफाई किया और आपको पता चला कि जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, जो आपके इंटरनल ऑफ कोर्स मैटर है, जो स्ट्रेटजीज हैं वो थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपरली जो है वो कैटर कर रही हैं या नहीं कर रही। चलें इस एग्जाम्पल का मुझे आप जो है आप इंटरप्रिटेशन बताएं। यहाँ जो हमने एग्जाम्पल दी है, यहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास जो वेटेड स्कोर है हमारे पास है 2.0। तो आपके ख्याल में जो यूनिलीवर है, ठीक है, वो जो है उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो थ्रेट्स एंड वीकनेसेस को प्रॉपर एड्रेस कर रही हैं या नहीं कर रही? जी आपका आंसर क्या होगा? अपनी आप लिस्ट देखें, इस एग्जाम्पल को देखें और अपना आंसर मुझे बताएं आप, और रीजन भी दें, लॉजिक दें उस चीज की कि किस तरह से आप ये बात कर रहे हैं। मेरा आंसर इस केस में ये होगा कि ये जो आपके पास वेटेड स्कोर है ये आपके पास जो है वो एवरेज से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो पुअर कंडीशन की तरफ जा रहा है कि जो फर्म की जो आपके पास स्ट्रेटजीज हैं वो मतलब कि एक अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर रही किसको, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को जो आपके पास बाहर मार्केट में अवेलेबल, उनको प्रॉपर्ली जो है वो कैटर नहीं कर रही। यहाँ पर हम यूनिलीवर इन द प्रीवियस एग्जांपल हैज अ टोटल वेटेड स्कोर ऑफ 2.0 इंडिकेटिंग दैट द फर्म इज बिलो एवरेज। एवरेज हमारे पास कितना स्कोर होता है? 2.5। द फर्म परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज इन इट्स एफर्ट टू परस्यू स्ट्रेटजीज दैट कैपिटलाइजेज ऑन द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड अवॉइड थ्रेट्स। आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो अंडर एवरेज हैं कि आप अपनी मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज जो है उनको आप कैपिटलाइज कर सकें। आप इस अच्छी कंडीशन में नहीं है कैपिटलाइज कर सकें, या आप क्या कर सकें, अपने पास जो थ्रेट्स हैं उनको आप जो हैं वो अवॉइड कर सकें। दोनों चीज़ों में आप क्या हैं वो वीक हैं और आपके पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थिंग है जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स यूज इन द एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल वेट्स एंड द रेटिंग साइंस। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप या आपके जो भी मैनेजर्स हैं कहीं वो वाले तो कहीं सिर्फ वो चीज़ें नहीं ले रहे जो कि फर्म की, जिस तरह से आप ये समझें कि आपकी फर्म की स्ट्रेटजीज जो हैं आप सिर्फ वही थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज लिख रहे हैं जिनको आपकी जो फर्म की स्ट्रेटजीज हैं वो टारगेट कर रही हैं, और आप उन अपॉर्चुनिटीज और उन थ्रेट्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, उनको आप लिस्ट में नहीं डाल रहे जिनको आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज हैं वो फोकस नहीं कर रही। इस केस के अंदर आप जो भी वेट असाइन करें, जो भी आप रेटिंग दे दें, वो इफेक्टिव नहीं रहेगी।
इस कंडीशन के ऊपर जो फैक्टर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन कौन से फैक्टर्स की चॉइस करते हो, आप कौन कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप देखते हो, कौन कौन सी थ्रेट्स हैं उनको आप क्या करते हैं, उनको आप टारगेट करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं चीज़ के साथ जो है आपने लेकर आगे चलना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर वो वाले फैक्टर्स उठा लेंगे जो कि रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है, या आपने जो है वो डिसीजन मेकर्स को एक गलत किस्म की मैट्रिक्स बनाकर दे दी, तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि मैनेजमेंट का डिसीजन जो हो सका पर वो गलत होगा, क्योंकि वो एक रॉन्ग डाटा, रॉन्ग फैक्टर्स के ऊपर बना हुआ एक डाटा था, ठीक है, जिसको मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया और उसकी बेस पे डिसीजन लिया और वो डिसीजन आपके पास क्या होगा, वो गलत होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फैक्टर्स वो आइडेंटिफाई करें, ठीक है, जो कि वाकया जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हों। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आप अपने पास अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज करें, उनकी प्रायोरिटी सेट करें, उनकी अर्जेंसी देखें, उनकी इंपॉर्टेंस देखें आप, और उस इम्पोर्टेंस की बेस के ऊपर आप क्या करें कि प्रॉपर जो भी डिसीजन है वो आप करें और अपना डिसीजन जो है उसे आप लें। अगर यहाँ पर आपके जो फैक्टर की चॉइस है वो अप्रोप्रिएट होगी और वो अच्छी होगी, तो वहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, वो भी आपके पास एक अच्छे होंगे। उसके बाद आप अपने रेट से साइन करें, अपने जो भी वेट हैं, जो रेटिंग आपने करनी है वो आप करें, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर्स एंड देन चॉइस ऑफ द फैक्टर्स, आइडेंटिफाई करना, इन लिस्ट करना और फिर उनको चूज करना, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपने लेकर चलना है। यहाँ पर जो हमारे पास इंडस्ट्रियल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स जो हमने बात की, हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स, उसमें हमने बात की हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास इफेक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, थ्रेट्स भी हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास जो है एक्सटर्नल फैक्टर जो एवेल्यूएशन मैट्रिक्स उसका पार्ट बन सकते हैं, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनके सब फैक्टर्स क्या हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सोशल है, कल्चरल है, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल है जो हमने शुरू में बात की, इकोनॉमिकल वेरिएबल्स आपके पास हैं, पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट है, बिजनेस ट्रेंड्स हैं एंड लीगल वेरिएबल्स हैं। हम वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और ये तमाम चीज़ें ऑफ कोर्स सारी की सारी जो है एक बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती, ठीक है। आप जिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, आप एक किसी भी गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, शू फैक्ट्री आपकी, आप किसी भी बिजनेस के अंदर हैं, आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि ये तमाम के तमाम फैक्टर्स आपके नहीं हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट होंगे और उनकी वजह से क्या है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है, आपके पास वो डिस्टर्ब हो रही होगी। तो आपने इन तमाम फैक्टर्स को देखना है और इनमें से चूज करने हैं वो फैक्टर्स जो कि आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स और नीड से क्या होती हैं, वो मैच करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन हमारे पास है कि हमारे पास पॉपुलेशन की जो एजिंग का फैक्टर है, आपके पास जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, एज ग्रुप जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों के एजेस जो हैं वो छोटे से बड़े और फिर देन हमारे पास बूढ़े, हमारे पास एज ग्रुप्स डिफरेंट हैं और एजिंग जो हमारे पॉपुलेशन की जो उम्र है वो बढ़ रही है। तो इसका एक फैक्टर है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपके प्रोडक्ट पे, परसेंटेज और वन रेस टू अनदर रेस, परसेंटेज कितनी है एक पॉपुलेशन की और एक रेस का दूसरी रेस के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस है, पर कैपिटा इनकम आपकी कंट्री की कितनी है। ये छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं बट ये इनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ता है आपके जो है मार्केट के ऊपर, ठीक है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हमारे पास जो है उनके कितना नंबर है और उनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जो आपके इकोनॉमिक जो कल्चरल वैल्यूज हैं, डेमोग्राफिक हैं, एनवायरमेंटल, सोशल फैक्टर्स हैं, क्या कहीं ये आपके पास पुअर और रिच के दरमियान जो एक गैप है उसको वाइडनिंग, उसको बढ़ा तो नहीं रही कि अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और जो गरीब है आपका वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे से और नीचे चला जाता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फोकस करनी है और ध्यान से जो अपने फैक्टर्स हैं वो अपने चूज करने हैं। नंबर ऑफ मैरिजेज एंड डाइवर्सिस, ये अब एक सोशल ट्रेंड है कि माशरे के अंदर जो है वो शादियों का रुझान क्या है और डाइवोर्स रेट क्या है, वेदर लोग अभी भी बुरा समझते हैं डाइवोर्स देने को या मतलब आपके पास माशरे में जो है वो आसानी से जो है कोई भी बंदा किसी भी वक्त जो है
वो इसको डिसीजन लेता है और इसमें कोई जो है आपकी बात नहीं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करें। एथिकल एंड रेशियल माइनॉरिटीज़, इनको देखें आप। एजुकेशन देखें, लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है, ट्रेंड्स इन हाउसिंग, शॉपिंग, कैरियर्स एंड बिजनेसेस, ये हमारे पास और फैक्टर्स हैं। आप जो है वो ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं अपने किसके, हाउसिंग के आप ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं कि हाउसिंग पैटर्न्स क्या है, लोगों का लाइफस्टाइल जो है, ऑफ कोर्स इनकम लेवल के साथ जो है, एजुकेशन के साथ आपके पास जो लेवल, जो लाइफस्टाइल है वो आपके पास क्या होता है, वो भी आपके पास जो है चेंज होता है, वो भी आपके पास जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है आपके पास वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो शॉपिंग के ट्रेंड्स, कैरियर के ट्रेंड्स, बिजनेस के ट्रेंड्स, ये आपके पास इनके भी आपने प्रॉपरली जो है इनको आपने देखना है। नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, डेथ रेट क्या है। ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन का फैक्टर हमने सबसे पहले देखा। बर्थ रेट आपके पास क्या है, डेथ रेट क्या है, कितनी एज के लोग मैक्सिमम जो है वो उनकी डेथ है। ठीक है, जो आपके पास लाइफ स्पैन का जो टाइम है वो कितना है हमारे पास। ठीक है, पॉपुलेशन जो एजिंग फैक्टर है वो कितना है, किस लिए ज़्यादा है, इनको आपने देखना है। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन रेट्स, ये भी आपने देखना है। ये हम बस सोशल फैक्टर्स से। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर्स आपके पास क्या करते हैं कि इंडस्ट्री को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब आपको ये बैलेंस करना है कि आप जो है सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं या आप जो है वो सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है, तो आपका आप डिपेंडेंट है, जिस तरह भी आप लिस्ट बनाए आपके पास ये हो। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ये अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपने देखना है कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, नहीं ग्रो कर रही, कंट्री की जो है क्या हमारे पास है। लेवल ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल स्पेंडिंग, सेविंग्स का क्या रुझान चल रहा है, गवर्नमेंट के पास सेविंग्स भी हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है उनके ऊपर रिटर्न क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या, ये सारी चीज़ें आपने जो इनको आपने देखना है, इनको आपने जो है इनको आपने प्रॉपर मॉनिटर करना है। कैपिटल स्पेंडिंग, कितना पैसा आप लगा रहे हैं। देन हमारे पास करंट कंट्री का जो है इन्फ्लेशन रेट आपके पास क्या है, इन्फ्लेशन रेट को जो है आपने प्रॉपरली देखना है, मॉनिटर करना है। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं वो आपके पास क्या है। करेंसी के अंदर भी जिस तरह आपके पास एक्सचेंज रेट बढ़ता है, इस तरह के पास जो करेंसी के अंदर जो है वो भी आपके पास क्या होता है रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से आपका जो करेंसी है, करंट कंट्री की जो कंट्री की करेंसी है वो क्या होती है, बहुत आपके पास इफेक्ट होती है। स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, स्टॉक मार्केट अप है, डाउन है, पॉलिटिकल कंडीशंस, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन आपके पास प्राइस मार्केट को बढ़ाता है या आपका जो प्राइस है शेयर की उसको बढ़ाता है या कम करता है आपके पास। लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर कॉस्ट एंड सेविंग, जो पैसा बच जाए वो एक डिस्पोजेबल है, उसका क्या लेवल है लोगों के अंदर। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैक्टर्स एंड बैरियर्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैक्टर्स एंड बैरियर्स। ठीक है, फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और कौन कौन से बैरियर्स हैं इन दोनों चीज़ों के अंदर आपके पास। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये भी आपके पास एक किस्म का इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हुकूमत कितना खर्चा करती है किसी चीज़ के ऊपर, वो भी आपके पास जो है एक फैक्टर है। ठीक है, देन हमारे पास इंडस्ट्री प्रॉपर्टीज़, इंडस्ट्री आपके पास कैसी है, किस तरह की है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपके पास हैं वो मतलब कि सोल बिजनेस के ऊपर हैं, सोल बिजनेस पर हैं, ये हमारे पास पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी, उन्हें आपने जो है वो लेकर चलना है। जो हमारे पास और फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ देखे हैं वो हमारे पास बैरियर टू द मार्केट एंट्री, मार्केट के अंदर जो एंट्री है उसके अंदर क्या क्या बैरियर हैं आपने इसको देखा है। पोर्टर 5 फोर्सेस के अंदर, माइकल पोर्टर के जो 5 फोर्सेस हैं, कम्पिटिटिव 5 फोर्सेस, उसके अंदर आपने देखा है कि बैरियर टू द मार्केट एंट्री, उसको आप वहाँ से दोबारा पढ़ें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास ये चीज़ भी कवर हो चुकी है। लेवल ऑफ द कम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन जो आपके पास है बिटवीन द कम्पिटिटर्स, उसका लेवल क्या है। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास और फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल। अगर आप थोड़ा फोकस करें तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इनको आप पहले जो हैं, जब हमने इन्वायरमेंटल की स्क्रीनिंग की थी, हमने इंटरनल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग की, हमने एक्सटर्नल स्क्रीनिंग जो हम कर रहे थे इन्वायरमेंट की, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं। ये एक किस्म की रिपीटिशन है यहाँ पर आपकी, क्योंकि यहाँ पर आप जो है एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स के लिए आप जो है वो कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं फैक्टर्स। वो फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं आपकी प्रोग्रेस को, आपकी जो है
अगर आपने यहाँ पर गलत फैक्टर को चूज़ किया अपने एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स के लिए, तो आपके पास ये जो गलत फैक्टर है ये आपकी जो डिसीजन मेकिंग उसको भी जो है बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, उसको आपको इफेक्ट कर सकता है। तो जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ग्लोबल, जो आपके पास पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, बिजनेस ट्रेंड्स एंड लीगल फैक्टर्स, इनके अंदर जो हमारे फैक्टर्स हैं हम देखते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड। ग्लोबलाइजेशन का हमने इम्पैक्ट देखा कि हमारे पास फर्म्स ग्लोबल जाती हैं, क्यों जाती हैं, इंटरनल बिजनेस भी है बट ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी जो है रुझान है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ फर्म्स का जाना है, ये मतलब कि फर्म्स को किस एंड पर जो है वो बेनिफिट करता है, क्या ट्रेंड्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपकी कंट्री की जो करंट सिचुएशन है, इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और आप अगर न्यूज़पेपर्स देखें या आप अपने इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो इम्पोर्टेंट की स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर रही थी आपकी गारमेंट्स के अंदर या किसी भी और बिजनेस के अंदर, वो सब की सब शिफ्ट हो चुकी हैं। वो अब आपकी कंट्री से निकलकर बांग्लादेश, श्रीलंका या आपके पास इंडिया या इन कंट्रीज़ में लोग स्विच कर गए, क्योंकि वहाँ पर जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करने की फैसिलिटीज़ भी हैं, लेबर आपके पास चीप है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपके पास जो है वो कम आ रही है, रॉ मटेरियल जो है आपका है वो सस्ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फर्म्स को मोटिवेट करती हैं, पुश करती हैं किसकी तरफ, आपके पास ग्लोबलाइजेशन की तरफ या इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ आपको जो है वो पुश करती है। सेकंड हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, हमने एग्जांपल भी आपको दी अभी कि अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये गवर्नमेंट का एक जो है वो ऑर्डर के थ्रू बढ़ती हैं ऑफ कोर्स। उसके बाद जो आपके पास पूरी की पूरी एक चेन के अंदर, एक एक्टिविटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप खुद इससे वाकिफ हैं। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स टुवर्ड सिमिलर कंजम्पशन पैटर्न्स, दुनिया के अंदर अगर इस तरह कंजम्पशन पैटर्न है तो वो क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन मेथड्स को भी आप प्रॉपर्ली देखें। इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ई कॉमर्स, इंटरनेट और कम्युनिकेशन, इंटरनेट का जो है वो जो एक डिस्कवरी या एक बहुत ज़्यादा फैलाव है उससे आप देखें। देन आप देखेंगे आपके पास कम्युनिकेशन चैनल आपके पास कितने बड़े हैं, ठीक है। आप अगर थोड़ा से पहले कुछ सालों पहले तक देखें तो आपके पास देखें तो सिर्फ पीटीसीएल के कनेक्शन थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ। फिर मोबाइल का ट्रेंड आया और अब जो है हर एक बंदे के पास 2-2 मोबाइल, अब आपके पास इवन 3 दिन से मोबाइल आ चुके हैं और उसमें तीनों की तीनों सेम से लोगों ने डाली हुई हैं। इतना मतलब कि आपके पास मोबाइल जो है आगे तक जा चुके हैं आपके पास। प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स, किसके प्रोटेक्शन, पेटेंट्स के, ट्रेडमार्क्स के, एंटी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। पेटेंट्स आपके पास क्या होते हैं, पेटेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेडमार्क आपके पास क्या होता है, इसके बारे में किसी को आइडिया है कि पेटेंट आपके पास क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, एंटी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है। देखें आपने कुछ एक पेटेंट को आप इस तरह ले लें कि पेटेंट एक फर्म की जो है वो किस्मत बदल सकता है, ठीक है। आपके पास जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिगन जो आपके पास है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिगन जो आपके पास है उसको आप देखें तो आपके पास तकरीबन $10 बिलियन ईयरली जो है उनके पेटेंट से मिलते हैं, ठीक है। और उनके सिर्फ 2 पेटेंट्स हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट पेटेंट्स हैं कि मतलब कि उससे पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की कॉस्ट जो है वो रन हो रही है, उससे वो जो कमा रहे हैं। पेटेंट आपके प्रोडक्ट को, आपके आइडिया को, ठीक है, आपका जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसको सिक्योर करता है, किससे, चोरी होने से। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन बनाया या आपने एक ऐसा फार्मूला दिया जिससे एड्स का इलाज हो जाता है, अब उस फार्मूले को आपने क्या किया, उस फार्मूले को आपने पेटेंट करवा लिया, ठीक। पेटेंट होने के बाद क्या होगा कि अब उस फार्मूले को आपकी कंपनी के सिवा कोई और बंदा जो है वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब होगा इस तरह से कि अगर वो कंपनी उस फार्मूला को यूज करना चाहती है तो दैट कंपनी, दैट वेरी कंपनी, ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम यू, ठीक है। आप परमिशन को देंगे बट वहां पर आपके पास होगा आफ्टर नेगोशिएशन जो है वो क्या होगा, आपके पास मतलब कि रॉयल्टी फी डिस्कस होगी कि हर साल आपको इतना जो है वो परसेंट जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। उस लिहाज से आपके पास क्या होती है, जो वो आपके पास रॉयल्टी सेट होती है, ठीक है, फिर वो कंपनीज आपको पैसे देंगी, ईयरली पैसे देंगी।
तो पेटेंट आपका है, काम आपका है, चीज आपकी है, उससे फायदा दूसरा उठा रहा है, ठीक है, डिस्कवरीज हो रही हैं उससे, बट जितने भी लोग उससे फायदा उठाएंगे या उस चीज को यूज करेंगे वो आपको क्या करेंगे, मतलब कि वो आपको आपकी जो फी है वो पे करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पेटेंट जो है एक कंपनी की किस्मत बदल के रख सकता है कि एक अच्छा पेटेंट हो तो पूरी की पूरी लाइफ जो है आप उस एक पेटेंट के थ्रू जो इसकी रॉयल्टी जो आ रही है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं और आपके पास चीज़ें आपके पास जो है वो आगे बढ़ती हैं और होती हैं। हमारे पास लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी का लेवल क्या है, आमतौर पर जो हमारे पास पुअर कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि अगर उन्होंने किसी स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट को मोटिवेट करना हो या किसी सेक्टर को उन्होंने जो है वो ऊपर उठाना हो, अपलिफ्ट करना हो कि सेक्टर को मोटिवेट करना हो, तो क्या करते हैं वो लोग वहां पर सब्सिडी दे देते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर आपके पास इतनी आपके पास क्या है वो सब्सिडी है, ठीक है। तो सब्सिडी के बेस पर आप क्या करते हैं कि अपने प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशंस ऑफ कोर्स WTO का बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, जिसने आपकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को जो है वो डिस्टर्ब किया, ठीक है, बल्कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा को डिस्टर्ब किया। तो इनका फैक्टर्स देखेंगे, ये फैक्टर तो आपके फॉर्म को नहीं कर रहे। फिर टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, आपके पास टेररिज्म आपके पास क्या चीज़ है, किस तरह से इफेक्ट कर रहा है आपके काम को। एंड देन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन होम एंड अब्रॉड। इलेक्शन एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, आपने देखा कि आपके पास ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए, 3 आपके पास, बल्कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मे बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। आपने अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होकर जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपके पास जो थ्रेट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, और उन्हीं की बेस के ऊपर आपने क्या करना है, फिर आगे जो भी डिसीजन है उनको आपने लेना है, ठीक है। हम अगर आज के लेक्चर की समरी की बात करें तो हमने जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमने पढ़ी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा मैं आपको बैक पर लेकर जाता हूँ। हम इसको 4 स्टेप को इजीली रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ रिव्यू कर लें। एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स स्ट्रेटेजिक मैथमेटिक्स टूल यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द करंट बिजनेस कंडीशन। जो बिजनेस की करंट सिचुएशन है उसको आपने पढ़ा, उसको आपने रीड किया, उसको आपने क्वांटिफाई किया। अब क्वांटिफाई हम किस तरह से करते हैं, ये हमारे पास वो तमाम मतलब फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स का पार्ट होने चाहिए, ठीक है। इनमें से जो जिस तरह से इफेक्टिव है आप उस तरह से जो है वो देखें कि ये हमारे पास, फिर हमने बात की कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स है उसको हमने कंपेयर किया किसके साथ, इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स के साथ। हमने ये बात यहाँ पर की कि जो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो क्या है कि वो आपके पास तमाम की तमाम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कवर करता है, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जबकि इंटरनल जो आपके पास फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को देखती है, दैट इज थ्रू योर स्ट्रेंथ्स एंड थ्रू योर अपॉर्चुनिटीज। आप अपनी एक्सटर्नल जो है जो कैपेबिलिटीज हैं उनको जो है प्रॉपरली क्वांटिफाई करते हैं। जो हमने 4 स्टेप बताए हैं उसमें हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पास 10 से 20 तक जो भी आपके पास, या 5 कर लें आप, जिस तरह आपके पास लिस्ट बनती है, 40 कर लें, इट्स नॉट अ मैटर, आप उनकी जो है प्रॉपरली क्या करें, एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। किसकी लिस्ट बनाएं, अपने पास थ्रेट्स की और अपॉर्चुनिटीज की, और फिर इन लिस्ट को आप क्या करें कि इन लिस्ट को आप प्रॉपर प्रायोरिटी वाइज जो है उसको आप अरेंज करें, ठीक है। उसके बाद आप उनको वेट असाइन करें, वेट जो है 0 से लेकर 1.0 तक आपके पास होना चाहिए। फिर आप क्या करें कि आप इनको रेट करें 1 से लेकर 4 तक, 4 मीन द हाईएस्ट रेटिंग एंड 1 मीन द लोएस्ट रेटिंग। अब आपने रेटिंग किस तरह करनी है कि जो आपने अपॉर्चुनिटीज और जो आपने थ्रेट्स जो हैं जो आपने इन लिस्ट की हुई हैं, जो आपने समझते हैं ये बेस्ट हैं, प्रायोरिटी वाइज सेट किया आपने, आप देखेंगे आपके पास जो फर्म की जो करंट स्ट्रेटजीज हैं वेदर वो उनको फोकस कर रहे हैं या फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दें किसको, अपने असाइंड वेट को, वेट को आप किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर वेट को मल्टीप्लाई किसके साथ आप करें, इस रेटिंग के साथ। लाइक हम इसे देखते हैं कि हमने यहाँ पर देखा तो आपने देखा ये आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पर जो आपके पास क्या है, ये आपके पास सब वेट्स हैं, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, सबके सब क्या आपके पास रेटिंग्स हैं, और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे वेटेड स्कोर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने वेट को जो है वो रेटिंग से क्या किया, इनको आपने यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके पास अगर स्कोर आता है 4 तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, अगर 1 है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एवरेज है तो हमारे पास वो 2.5 होगा, लोएस्ट हमारे पास 1 होगा और हाईएस्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 4 होगा।
अब यहाँ पर अगर आपके पास जो रिजल्ट हमने देखा यूनिलीवर के केस में, वो उसमें हमारे पास था 2.10, indicating that the firm is below average in its effort to pursue strategies that capitalizes on external opportunities and avoid threats। ठीक है जी, जो आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको जो है वेदर आपकी फर्म की स्ट्रेटजीज जो है प्रॉपर एड्रेस कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर एड्रेस कर रही है दैट्स मीन दैट यू आर गोइंग टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, मतलब कि अवॉइड करेंगे किसको, आपके पास सिर्फ जो थ्रेट्स हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप अवॉइड करेंगे। फिर हमने इंपॉर्टेंट बात की, जो हमने इंपॉर्टेंट बात की, हमने इसके अंदर ये बात की कि जो अपने फैक्टर्स हैं उनकी चॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रेट ज्यादा देने से, ठीक है, या उसका वेट ज्यादा असाइन करने से चीजें हल नहीं होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फैक्टर्स विच यू आइडेंटिफाइड। तमाम इन्वायरमेंट से फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, वो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उन फैक्टर्स को फिर अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस आप उन्हें फिर रेट असाइन करें और फिर जो अपना वेट है उसे आप असाइन करें। ठीक जी। फिर हमने कहा हमारे पास डिफरेंट चीजें, कंडीशंस हैं जो आपके पास इफेक्ट करती हैं चीजों को, और हम देखेंगे हमारे पास क्या है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर तक तो हमारी एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, तो आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इंटरनेट से एग्जांपल्स देखें, घर में जाएं, कुछ खुद से जो है कुछ बैंक के एग्जांपल ले लें और देखें कि उसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, उसकी जो थ्रेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उस बेस पर आप क्या करें, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारे पास जो कंपटीटर्स हैं उनकी जो प्रोफाइल है उसकी हम मैट्रिसेस बनाएंगे और उनसे हम किस तरह से जो है वो अपनी कंपटीटर्स के लिए फिर हम स्ट्रेटजीज जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। आइडेंटिफाइज द फर्म्स मेजर कंपटीटर्स एंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन रिलेशन टू अ सैंपल फर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशन। आपके पास जो मेजर वीकनेसेस, जो मेजर कंपटीटर्स हैं उनके आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं किसके मुकाबले में, उन सैंपल फर्म्स के जो कि आपके पास के हैं वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन मार्केट में गेन कर चुकी हैं। तो इन एक्चुअली मतलब कि आप स्टडी करते हैं किसको, अपने कंपटीटर्स को। ठीक है, ये हमारे पास आज का लेक्चर था। होपफुली आपका लेक्चर अच्छा रहा होगा। आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है वो क्वांटिफाई किया अपने पास तमाम थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज को। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की वो हमारे पास ये थी कि आप जो भी अपॉर्चुनिटीज या जो भी आप थ्रेट्स जो हैं वो लेने जा रहे हैं या उससे आप उठाते हैं तो वो किस तरह से आप उठाएं या लें कि वो फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि वो रेटिंग हाई कर देते हैं उसकी या उसका वेट बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स जो हैं उनको आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करें और फिर जो भी आपके पास स्टेप्स बताए गए और जो उनके सम स्कोर बताए गए उन सम स्कोर्स को आप प्रॉपर्ली देखेंगे वो किस तरह से एडजस्ट होते हैं, किस तरह से आगे चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद आपके पास क्या होते हैं वो एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स है उसमें हम बात करेंगे कम्पिटिटिव जो हमारे पास प्रोफाइल मैट्रिक्स है, इसको हम देखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। विश यू गुड लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।